नमस्कार, मैं नवीन यादव। आज हम बात करेंगे भारत में हुए सबसे भयंकर सांप्रदायिक दंगों की, जिनकी वजह से हमारी एकता को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये वीडियो उन कारणों का विश्लेषण करेगा जिनकी वजह से ये दंगे हुए और उनके भयानक परिणामों का सामना करेंगे। क्या हम अतीत से सीखेंगे? क्या हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हो सकते हैं? यह सवाल हर भारतीय के लिए है। 1945 का साल भारत आज़ादी के बिल्कुल करीब था, लेकिन इस आज़ादी की राह में कई मुश्किलें खड़े ही थीं। लेकिन उस समय कलकत्ता की गलियों में नफरत की आग भड़क उठी। यह आग सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में फैलने का खतरा बन गई। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित डायरेक्ट एक्शन दिवस हिंसा और बर्बादी का प्रतीक बन गया। इस दिन का उद्देश्य था ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बनाना, लेकिन इसका परिणाम कुछ और ही निकला। देखते ही देखते कलकत्ता एक खूनी अखाड़ा बन गया, जहां हर गली और मोहल्ले में खून की नदियां बहने लगीं, जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। यह संघर्ष सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी था। 4000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थीं, और 10,000 से ज्यादा घायल हुए। इन घायलों में कई लोग ऐसे थे जो जीवन भर के लिए अपंग हो गए। कलकत्ता के इस कत्लेआम ने न सिर्फ हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उनके सपनों और उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। बल्कि हिंदू मुस्लिम रिश्तों में भी एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी। इस दरार को भरने में कई दशक लग गए, और इसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। इस हिंसा के बाद शहर को फिर से खड़ेढ़ा करने में बहुत समय और मेहनत लगी। लोगों ने अपने घरों और दुकानों को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन दिलों में जो जख्म थे उन्हें भरना आसान नहीं था। आज भी इस घटना की याद में कई स्मारक और यादगारें बनाई गई हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस त्रासदी से सबक ले सकें और ऐसी घटनाओं को दोहराने से बच सकें। 31 अक्टूबर 1985 एक काला दिन, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। गुस्साई भीड़ ने सिखों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। घरों, दुकानों और गुरुद्वारों को आग लगा दी गई। 1984 का सिख नरसंहार भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। न्याय की गुहार लगाते पीड़ितों के परिवारों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। 1986 कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहां भी नफरत की आग भड़क उठी। इस बार निशाना बने कश्मीरी पंडित। अलगाववादियों और कट्टरपंथियों ने डर और हिंसा का माहौल बना दिया। कश्मीरी पंडितों के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हुए। हजारों कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हो गए। वाराणसी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं, एक ऐसा शहर जो अपनी प्राचीनता, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, लेकिन 1989 में यहां भी सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क उठी। यह सब कुछ एक छोटी सी बात से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते यह बहुत बड़ा रूप ले लिया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। वाराणसी में हुई यह हिंसा हमें याद दिलाती है कि नफरत और हिंसा का कोई धर्म नहीं होता। यह तो मानवता के लिए एक धब्बा है। बिहार का भागलपुर, एक शहर जो अपनी सिल्क साड़ियों और शांतिप्रिय लोगों के लिए जाना जाता था, वो भी सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया। भागलपुर, जो कभी अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आपसी भाईचारे के लिए मशहूर था, अचानक ही नफरत और हिंसा का अखाड़ा बन गया। 24 अक्टूबर 1989 ये वो काला दिन था जब भागलपुर में हिंसा और बर्बादी का तांडव शुरू हुआ। इस दिन ने शहर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ, और देखते ही देखते यह झगड़ा एक भयानक रूप ले लिया। यह झगड़ा सिर्फ एक बहाना था, असल में यह नफरत और असहिष्णुता का नतीजा था। भीड़ ने अंधाधुंध हिंसा शुरू कर दी। घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं और निर्दोष लोगों की जानें गईं। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। भागलपुर के जख्म आज भी हरे हैं। इस हिंसा ने न केवल शहर की भौतिक संरचना को नष्ट किया, बल्कि लोगों के दिलों में भी गहरे घाव छोड़े हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि नफरत और हिंसा का कोई धर्म नहीं होता। यह तो इंसानियत का कत्ल है। हमें यह समझना होगा
कि किसी भी प्रकार की हिंसा से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि यह और भी समस्याएं पैदा करती है। यह तो इंसानियत का कत्ल है। भागलपुर की यह त्रासदी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा शांति और सद्भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। 6 दिसंबर 1992 भारतीय इतिहास का एक काला दिन, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, वो दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 तक सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में रहा। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भड़की हिंसा ने देखते ही देखते एक भयानक रूप ले लिया। मुंबई में हुए इन दंगों ने न सिर्फ हजारों बेगुनाह लोगों की जानें ली, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को भी धूमिल किया। 27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसमें 59 से ज्यादा कार सेवक जिंदा जल गए। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। देखते ही देखते पूरे गुजरात में हिंसा की आग भड़क उठी। गुजरात दंगों ने न सिर्फ हजारों लोगों की जानें ली, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अलीगढ़, जिसे ताला नगरी भी कहा जाता है, वो भी सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आने से न बच सका। 5 अप्रैल 2006 रामनवमी के दिन यहां हिंसा भड़क उठी। एक छोटी सी बात पर हुए झगड़े ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव पैदा कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना बारियाज गया कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अलीगढ़ में हुई यह हिंसा हमें याद दिलाती है कि हमें छोटी छोटी बातों को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि वो हिंसा का रूप ले ले। देगंगा 2010 एक ऐसा साल जो पश्चिम बंगाल के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। जब पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा की आग, तब पूरा राज्य सन्न रह गया। पश्चिम बंगाल का देगंगा, एक शहर जो अपनी शांति और सुकून के लिए जाना जाता था, वो भी सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया। यह शहर, जो हमेशा से ही विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द का प्रतीक रहा है, अचानक से हिंसा और अराजकता का केंद्र बन गया। एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प हो गई। यह झड़प मामूली विवाद से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही यह एक बड़े संघर्ष में बदल गई। देखते ही देखते मामला इतना बियाज गया कि पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस की कोशिशों के बावजूद हिंसा पर काबू पाना मुश्किल हो गया। देगंगा में हुई यह हिंसा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने धार्मिक जज्बातों पर काबू रखना होगा और किसी भी तरह की उकसावे में नहीं आना चाहिए। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और समझदारी दिखानी होगी। हमें यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार की हिंसा से किसी का भला नहीं होता, बल्कि यह समाज को और भी विभाजित कर देती है। असम 2012 मानवता पर एक धब्बा। असम, जिसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है, वो भी सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया। बोडो और मुस्लिम समुदाय के बीच जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। देखते ही देखते मामला इतना बाशा गया कि हजारों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। असम में हुई यह हिंसा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने मतभेदों को बातचीत और संवाद से सुलझाना चाहिए, न कि हिंसा से। मुजफ्फरनगर 2013, जब उत्तर प्रदेश में हुआ खून का खेल। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, एक शहर जो अपनी खेतीबाड़ी और शांतिप्रिय लोगों के लिए जाना जाता था, वो भी सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया। एक छोटी सी घटना ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव पैदा कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना बियरच गया कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मुजफ्फरनगर में हुई यह हिंसा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और किसी भी तरह की उकसावे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ये थी भारत के कुछ सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगों की एक झलक, जिनमें हजारों बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाईं और लाखों लोग बेघर हुए। सवाल यह है कि आखिर कब तक हम इस तरह नफरत और हिंसा के शिकार होते रहेंगे? कब तक राजनेता अपने स्वार्थ के लिए हमें बांटते रहेंगे? यह समय आत्ममंथन का है। यह समय नफरत और हिंसा को खत्म कर एक नए भारत का निर्माण करने का है,
जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सके। जय हिंद।